अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दोस्तों, अजीजों और साथियों, एसआईओ गुजरात की तरफ से आज का ये प्रोग्राम इनकाद किया जा रहा है और शायद स्टूडेंट लेक्चर सीरीज का एक हिस्सा है। और आज मुझसे कहा गया है कि साइकोलॉजिकल चैलेंजेस बिफोर स्टूडेंट्स एंड इट्स वे आउट, इस मौजू पर मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज करूं। आपको मालूम होगा कि इस मौजू पर मैंने 5-6 तकरीरें की हैं इधर 10-12 दिन के अंदर, और उनमें से बहुत सी तकरीरें अवेलेबल हैं नेट पर, यूट्यूब चैनल्स पर। इसलिए मेरा ख्याल हुआ कि उनमें जो बातें मैंने की हैं उन्हें रिपीट ना किया जाए। वो बातें जिनको सुननी हो वो वहां जाएं और सुन लें। आज मैं इंशाअल्लाह तलबा और नौजवानों के जो इश्यूज हैं उस पर बात करूंगा। इससे पहले वाली तकरीरों में मैंने आम सोसाइटी के लिहाज से गुफ्तगू की है, और जिसमें मर्द भी शामिल नहीं, औरतें भी शामिल, और पैंडेमिक के पस मंजर में गुफ्तगू की है। आज के मौजू में पैंडेमिक फोकस नहीं है। पैंडेमिक ने इन इश्यूज को और एक्सैजरेट कर दिया है और पेचीदा बना दिया है। इस मौजू में जो स्टूडेंट लफ्ज इस्तेमाल हुआ इसका ये मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ एसआईओ के लोगों ने यह मौजू दिया है कि सिर्फ कैंपस में पढ़ने वाले ही लोग इसके मुखातब हैं, बल्कि 25-30 बरस की उम्र के अंदर अंदर जो तलबा और नौजवान हैं वो सब इस वक्त हमारे एड्रेसी हैं, और उनके सामने मुझे साइकोलॉजिकल चैलेंजेस पर बात करनी। मेजर फोकस हम स्टूडेंट्स पर बात करेंगे। 25, 26, 27 साल तक बहुत से लोग आज यूनिवर्सिटीज में रहते हैं। कभी कभी उनकी डिग्रियां खत्म होते होते 30 भी हो जाती। उनके सामने इस वक्त एजुकेशनल इश्यूज भी हैं। उनकी डिग्रियां वैसे ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन से मिल जा रही है। वो जिन उमंगों और ख्वाहिशों के साथ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेते हैं, वहां उन यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा, वहां के लैब्स, वहां की लाइब्रेरियों से इस्तेफादे का मौका ही नहीं है। एजुकेशनल इश्यूज भी हैं उनके सामने। आगे इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं। बहुत से तलबा स्कॉलरशिप पर पलते थे, बहुत से तलबा जॉब करते थे जिससे उनकी पढ़ाई का खर्च वो खुद मेंटेन करते थे। ये भी इस वक्त इश्यूज हैं, लेकिन मेरा मौजू नहीं है। सिर्फ इमोशनल इश्यूज हैं, एजुकेशनल इश्यूज भी नहीं, इकोनॉमिक इश्यूज भी नहीं। सिर्फ ये है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज, साइको वेलबीइंग पर मुझे बात करनी है, और साइकोलॉजिकल जो इलनेस इश्यूज हैं उस पर बात करनी है। जब हम कहते हैं कि मेंटल वेलबीइंग, मेंटल हेल्थ, तो मेंटल वेलबीइंग और मेंटल हेल्थ दो चीजों पर मुश्तमिल है। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एक सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में इमोशंस, पैंडेमिक ने खासकर नेगेटिव इमोशंस को जन्म दिया है।
एंगर, गिल्ट, रेज, फियर, ये वो इमोशंस हैं जो स्टडीज बताते हैं कि इस वक्त ज्यादा तलबा और नौजवानों के अंदर ये पैदा हो गए हैं। सोशल फैक्टर्स में एक तो घर का माहौल, चार दीवारी के अंदर महीनों महीनों रहते हुए सोशल डिस्कनेक्शन हो गया, अहबाब से, दोस्तों से, टूर्नामेंट से, गेम्स से, दीनदार तलबा की तंजीमों से जो ताल्लुक, ये सब खत्म हो गए। तो साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स मिलकर मेंटल वेलबींग पैदा करते हैं। अब साइकोलॉजिकल इश्यूज भी पैदा हो गए, सोशल इश्यूज भी पैदा हो गए, जिससे मेंटल वेलबींग और मेंटल हेल्थ के अंदर डिटेरियोरेशन आया है, कमी आई। इसलिए हम इस पर बात करेंगे। आज तीन मौजू पर बात करते हैं। एक है एंजाइटी, दूसरा मौजू है सेक्सुअल परवर्शन, और तीसरा है पर्पसलेसनेस। इन्हीं तीन मौजूआत को लेते हैं और जरा तफसील से बात करते हैं साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को हमारे तलबा कैसे फेस करें। हो सकता है कि उम्र की कमी के नतीजे में उसका होल पर्सपेक्टिव वो समझ ना पाते हों, इसके जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स आगे चलकर जिंदगी में पड़ने वाले हैं शायद उनका उन्हें इल्म ना हो, क्योंकि उनकी उम्र कम है, 20, 25, 22 और 30 से कम। लेकिन उसके बाद ये जो तीन इश्यूज हैं, एंजाइटी, सेक्सुअल परवर्शन और पर्पसलेसनेस, ये डिजास्टर्स इफेक्ट लाइफ पर पैदा करेंगे। इनसे वाकिफ कराना आज मेरी जिम्मेदारी है और मेरी दिलचस्पी का मौजू है। पहले हम लेते हैं एंजाइटी के इश्यू। एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये तीनों एक ही लाइन के कंटिन्यूम के इश्यूज हैं, अमराज हैं। आज अगर पढ़ाई का दबाव है, सबमिशन करना है, रिपोर्ट करनी है, एग्जामिनेशन है, तो वो आज का जो प्रेशर है उसे स्ट्रेस कहते हैं। कल आने वाला दिन क्या होगा, जॉब का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा, डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क के अंदर बढ़ रहा है, या सियासी इश्यूज को लेकर बोलने की आजादी नहीं हो रही है, जमहूरी हुकूक कम हो रहे हैं। ये मुस्तकबिल के बारे में, आगे के बारे में सोचकर जो परेशानी होती है, जो दबाव होता है, उसे एंजाइटी कहते हैं। और पीछे के बारे में सोचकर काश मैं वो डिग्री कर लेता, काश मैं उस वक्त वो ट्रेनिंग हासिल कर लेता, काश मैं उस वक्त वो लैंग्वेज सीख लेता, काश मैं उस जमाने में बड़ों की बात मानता, दोस्त की बात मान लेता, फला स्किल अपने अंदर पैदा कर लेता, तो आज मेरे लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छे होती। पीछे के बारे में सोचकर घुटना, उसका नाम है डिप्रेशन। आज जो प्रेशर है उसका नाम है तनाव, दबाव, स्ट्रेस। और आगे का सोचकर जो तबीयत के अंदर बेकरारी होती है, जो इस्तराब होता है, जो बेचैनी होती है, उसको एंजाइटी कहते हैं। इस वक्त हम उस मौजू पर बात करेंगे। लैंसेट एक मैगजीन है, मेडिकल इश्यूज पर उसके रिसर्च आते रहते हैं। करीब में उसने अपने स्टडी को पेश किया और बताया कि ये जो क्वारंटाइन है, ये जो पैंडेमिक है, ये जो लॉकडाउन है, स्कूल और कॉलेजेस का बंद हो जाना है, तलबा और नौजवान घरों के अंदर उनका महसूर हो जाना, उनकी जिंदगी का डिस्ट्रप्शन, उनका टाइम लाइन बिल्कुल खत्म हो गया।
दिन कब है, रात कब है, ये पूरा अल्टर हो गया। कोई कमिटमेंट बाकी नहीं रहा। इसके नतीजे में उस मैगजीन ने ये बताया कि बहुत शदीद जो इश्यूज तलबा में आने वाले हैं, साइकोलॉजिकल जो कंडीशंस होने वाले हैं, उसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिम्टम्स, एक ये ट्रॉमा की जो कैफियत है, इसके बाद, इससे गुजरने के बाद इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो पैदा होने वाले हैं। कंफ्यूजन तलबा और नौजवानों के अंदर पैदा हुआ है, आगे की राह बहुत वाज़ेह नहीं है, कंफ्यूज नहीं, वो पढ़ें कि नौकरी करें, ग्रेजुएशन पर इक्तिफा कर लें कि पोस्ट ग्रेजुएशन करें, नौकरी करें कि या बिजनेस करें, मुल्क में रहें कि बाहर जाएं, शादी कर लें कि शादी अभी ना करें। ये सब कंफ्यूजन का शिकार है। एंगर है, गुस्सा है, हालात ने उन पर इतना दबाव डाला है कि ये गुस्सा हालात पर है, ये गुस्सा तालीमी निज़ाम पर है, ये गुस्सा सियासी निज़ाम पर है, ये गुस्सा माँ बाप के दबाव पर है। घर में जो डिसिप्लिन पैदा करने की कोशिश होती है, कभी कभी बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, इंसोमनिया, नींद नहीं आ रही है, रात रात आंखों में काट देते हैं, दिन में सोते हैं लेकिन वो हेल्थी नींद नहीं होती, और इमोशनल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये सब इश्यूज न सिर्फ एक लैंसेट में मेंशन किया गया है, बल्कि मेरे पास इस पैंडेमिक के जमाने में 20 केसेस हैं जो मैंने 14 साल से लेकर 20 साल के तलबा और नौजवानों के अटेंड किए, जिसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, जिनके इश्यूज हैं वायलेंस का, जिनके इश्यूज हैं हाइपर रिलीजियस हो जाने, बस खड़े हो गए तहज्जुद में तो 2-2 3-3 घंटे तहज्जुद नहीं। अब दुआएं जो कर रहे हैं तो अब लग रहा है कि वही आ रही है, खुदा ने मुझे ये कह दिया है, अब मुझे ये काम करना जरूरी है, इसलिए खुदा ने मुझे डायरेक्शन दे दिया है। सुसाइडल टेंडेंसीज, रेबल करना माँ बाप से, घर के अंदर झगड़े, रातों में डरावनी ख्वाब का आना, ये सब इश्यूज को मैंने डील की। ये साइकोलॉजिकल इश्यूज में से एंजाइटी से रिलेटेड, क्योंकि अभी तफसील में नहीं जा रहा है, बस एक पब्लिक एड्रेस है, इसलिए मुझे 2-3 बातें बता देनी है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने एंजाइटी की दर्जा बंदी की है। उनमें से जो प्राइमरी लेवल है, उसमें आदमी रेस्टलेस फील करे, फैटीग्ड हो जाए, उकताहट, बेजारगी, किसी काम में दिल नहीं लगना, मसल्स का टेंशन, और किसी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाना, नींद का नहीं आना, ये पहला लेवल है। उससे ऊपर का लेवल है, वो है हार्ट का पाउंडिंग होना, पसीने का बहना, घबराहट का होना, हाथ और पैर थरथराने लगे, कभी यूं लगे कि कलेजा मुंह को आ रहा है, कभी यूं लगे कि कोई दबोच रहा है, कभी सर भारी हो गया, वजन हो गया, ब्रीथिंग की डिफिकल्टी है, चेस्ट और एब्डोमिनल पेन है, पेट में तमव्वुज हो रहा है, वेव्स उठ रहे हैं, डिजीनेस है, एक्सट्रीम फियर है, ये सेकंड दर्जे का। और तीसरे दर्जे का, उससे बचने के लिए, उस एंजाइटी को दूर करने के लिए तलबा वीड्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, और इस तरह के और बुरी हरकतों में वो मुलविस हो जाते हैं। ये 3 दर्जे हैं। पहला दर्जे में कंट्रोल कर लेना आसान है, उसके बाद सेकंड दर्जे में जब चले जाएं, जिसमें पेट में तमव्वुज होने लगे, हार्ट की पाउंडिंग होने लगे, स्वेटिंग होने लगे, मस्कुलर टेंशन होने लगे, और चेस्ट में और एब्डोमेन में पेन होने लगे, ब्रेथलेसनेस होने लगे, सांस उखड़ने लगे,
ये सेकंड लेवल है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और तीसरा लेवल के सब्सटेंस अब्यूज में जब चले जाते हैं तो ये तीसरा लेवल है जो बहुत परेशान। ये इश्यू है एंजाइटी का, तफसील में गए बगैर। क्या करना चाहिए, इसका वे आउट क्या है? इसका वे आउट ये है कि तलबा को, क्योंकि उनकी असली जिंदगी इस वक्त उन्हें मुयस्सर नहीं है, तो उनके डे को उन्हें स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। डे स्ट्रक्चर करना आप सिखाइए। और आदमी उस वक्त उठेगा जब उठने के बाद उसे कुछ करना है। कुछ करना नहीं है तो फिर 5 बजे क्यों उठेगा, सुबह 6 बजे क्यों उठेगा, 8 बजे क्यों उठेगा? तो स्ट्रक्चर करना हमें सिखाना पड़ेगा। एसआईओ के लोगों को चाहिए कि तलबा नौजवानों को बताएं कि जिंदगी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और कैसे जिंदगी पर कंट्रोल पाना है। ऐसा ना हो कि जिंदगी हमें कंट्रोल करे, हम जिंदगी को कंट्रोल करें। ऐसा ना हो कि इमोशंस हमें कंट्रोल करें, हम इमोशंस को कंट्रोल करें। ऐसा ना हो कि हमारे जज्बात हमारे ड्राइविंग सीट पर हो, नहीं, बल्कि हम अपने ड्राइविंग सीट पर हो। ये जिंदगी और डे का स्ट्रक्चर सिखाना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि फिजिकल एक्टिविटी हर दिन हो। मोहल्ले में हो तो मोहल्ले के तलबा नौजवानों के साथ मिलकर कुछ करें। अपार्टमेंट में है तो अपार्टमेंट के बच्चों के साथ मिलकर खेलना कूदना करें। घर के अंदर भाई बहन हो तो मिलकर चेस खेलें, कैरम बोर्ड खेलें, कुछ और मेंटल गेम्स खेलें, कुछ और चीजें करें। लड़कियां हो तो पकाने का काम, केक्स बनाने का काम, चॉकलेट बनाने का काम, सिलाई कढ़ाई का काम, डू सम फिजिकल एक्टिविटी। ये बहुत जरूरी है, बताना चाहिए। लड़के हो तो क्या फिजिकल एक्टिविटी, लड़कियां हो तो क्या फिजिकल एक्टिविटी, 14 से 16 साल के हो तो क्या फिजिकल एक्टिविटी, 16 से 18 हो तो क्या हो सकते हैं, 18 से 20 हो तो क्या हो सकते हैं। इन सब चीजों को डिजाइन करके देना आपका काम है। एंग्जाइटी को दूर करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स वो भी सीखना चाहिए। और नींद जिन्हें नहीं आती है एंग्जाइटी को की वजह से, उन्हें स्लीप हाइजीन और आराम की नींद आने के तरीके बताने पड़ेंगे। इससे कि ब्रेन एक्टिव होता है। सोशल मीडिया में, नेट में, गैजेट्स में होने के नतीजे में उनका ब्रेन जो है वो फंक्शनिंग करता है हाइपर स्पीड में, उसे काम डाउन नहीं कर पाते। काम डाउन करने के लिए जरूरी है कि हम अपने बॉडी से टॉक डाउन करें, उससे बात करें, अपने जिस्म से उसे आराम का मौका दें, उसे सुलाएं। और उसके बहुत से टेक्निक्स हैं। मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनको बताता हूं कि देखो ये और ये करो, जिससे स्लीप माइंडफुलनेस, स्लीप मेडिटेशन, स्लीप म्यूजिक, स्लीप स्टोरीज, स्लीप रिसाइटेशन, बहुत से टेक्निक्स हैं जिसके जरिए से आराम की नींद अगर रात में हो जाए। तलबा नौजवानों को कुछ दिन ये दिक्कत होगी, लेकिन इससे अगर वो 2 4 5 8 10 दिन कंट्रोल कर लेंगे और इन टेक्निक्स के जरिए से वो अपने दिमाग को सुनाने के आदी बन जाएंगे, रात के 10 बजे 11 बजे तो ऑटोमेटिकली सुबह 6 बजे उठ जाएंगे। और सुबह जब उठेंगे तो करने के लिए कुछ काम होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी देना पड़ेगा। और उसके नतीजे में उनका डे स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा और एंजाइटी उनकी दूर होने लगेगी। कि इतना ही अब इस प्रोग्राम में हम अर्ज कर सकते हैं, वरना इसके और बहुत से मेथड्स हैं और बहुत से टूल्स हैं। जब वो लेवल 2 और 3 पर चला जाए तो एंजाइटी को कैसे दूर किया जाता है वो टेक्निकल इश्यूज हैं जिस पर कभी अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतनी बातें काफी होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 है, वो है सेक्सुअल परवर्शन। ये भी एक साइकोलॉजिकल इश्यू है, ये भी एक नफ्सियाती मसला है। और पैंडेमिक से ताल्लुक नहीं, पैंडेमिक के पहले भी है और पैंडेमिक ने उसे एग्रेवेट किया है। ये बहुत शदीद इश्यू है, मुझे बड़ी परेशानी है आइंदा नस्लों के सिलसिले में। एज ए काउंसलर हमारा फरीजा बनता है प्राइवेसी को बाकी रखना, लेकिन लोगों की मालूमात के लिए कुछ केसेस बताना पड़ता है। कम से कम मैंने 10 केसेस तो करीब में अटेंड किए जिसमें ये इश्यूज तलबा के हैं, जो सेक्सुअल परवर्शन के हैं। सेक्स का एक रास्ता, जायज रास्ता है, वो है बीवी के जरिए से।
शादी के बाद जो लड़की बीवी बनती है, मियाँ और बीवी के दरमियान का रिश्ता है, वही एक सही तरीका है अपने जिनसी जज्बात की तकमील का। इसके अलावा जितने तरीके दुनिया ने ईजाद कर रखे हैं, सब परवर्शन, सब गलत तरीके हैं। इसका शदीद तरीन नुकसान होने वाला है, जिसे मैं अभी बताऊंगा आपके साथ। इनमें से एक परवर्शन वो है जो सिर्फ मॉरल प्रॉब्लम है, यानी यह है कि शादी के बगैर कोई किसी लड़की से रिश्ता कायम रखता है, अपनी जिनसी तकमील पूरा करता है, अपने जिनसी ख्वाहिशात की तकमील करता है, तो वो एक मॉरल क्वेश्चन। और औरत को छोड़कर फिजिकली, मैंने कहा, यानी मर्द और औरत फिजिकली अपनी जिनसी ख्वाहिशात और जिनसी तस्कीन का सामान करें निकाह के जरिए, ये सही तरीका है। और इसके बगैर किसी औरत से फिजिकली जिनसी तस्कीन का सामान कोई करता है तो वो मॉरल क्वेश्चन है। और जिनसी तस्कीन का सामान औरत को छोड़कर दुनिया ने दसियों बीसियों किस्म की चीजें इजाद कर रखी हैं। ये मॉरल क्वेश्चन से आगे ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चैलेंज है आज की नस्ल के लिए, आज के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा इश्यू है। आगे चलकर उनकी जिंदगी डिजास्टर से दो चार होने वाली। एक लड़का 30 बरस है उसकी उम्र, और उसने बताया कि 20 साल की उम्र में उसने अपनी ख्वाहिशात की तकलीफ गलत तरीके से शुरू की। अब उसका नतीजा ये है कि 30 बरस की उम्र का हो गया, कोई कोर्स मुकम्मल नहीं कर सका, दिन भर सोता रहता है, कोई काम करने के लिए उमंग, हौसला और जज्बा नहीं है, न कमा सकता है, न शादी करने के लिए तैयार है, न समाज में मिलने जुलने और कोई काम करने की हिम्मत है, बिल्कुल पूरी जिंदगी डाउन है। और उसने बताया कि हर रात एहतलाम होता है, हर रात अनइंटेंशनली, बगैर कोई काम किए के एहतलाम होता है, जिसके नतीजे में थकावट हो जाती है और कोई काम करने की पोजीशन में मैं नहीं रहता। एक केस को मैंने 5 सेशन लिए और वो कह रहा है कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैं किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे सकता, किताब खोल कर बैठता हूं तो मेरा जहन कहीं और घूमने लगता है, मैं किसी काम पर, मेरा अटेंशन जो है, अटेंशन डेफिसिट का प्रॉब्लम है मुझे, मैं कंसंट्रेशन नहीं कर सकता। उसका ये इश्यू है। एक लड़के की मैंने काउंसलिंग की, दीनी बैकग्राउंड का है, इमाम और खतीब भी है, लेकिन उसने कहा कि उसका इश्यू यह है कि अपने ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए वो अपने ही जिन्स के लोगों को तलाश करता है। मैंने उससे कहा कि शादी कर लो, कहा कि शादी नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहा कि मेरा एक दोस्त इसी लाइन का था, उसने शादी की और शादी के कुछ ही दिनों के बाद बड़ी रुसवाई हुई और तलाक हो गई, इसलिए कि परफॉर्म नहीं कर पाया। ये मैंने आपके सामने केसेस रखे हैं, ये मैंने कॉमन मैन के समझने के लिए, अगर इनमें से हमारे ऑडियंस में से जो लोग नफ्सियात से दिलचस्पी रखते हो, उनके मालूमात के लिए कुछ बातें मैं बताऊंगा। उनके मालूमात के लिए मैं बताता हूं कि जो पहला केस है, 30 बरस की उम्र हो गई, दिन में कुछ कर नहीं पा रहा है, डाउन है, न पढ़ाई हुई, न नौकरी हुई, न सोशल काम हो रहा है, न शादी, और रात में एहतलाम होता है। इसको कहते ही आप इसको समझ लीजिए कि हमारा दिमाग एक काम करते करते उसका एक न्यूरल पाथवे बनता है, और वो पाथवे तजुर्बे से, रिपीटेड एक्टिविटी से होता है। एक क्रिकेटर जैसे ही गेंद आया, उसे मालूम है कि इसे डिफेंस करना है, शॉट लगाना है, हुक करना है, या इसे
सिर्फ टच करें तो आगे निकल जाएगा। ये सारी चीजें न्यूरल पाथवे है। गेंद को देखने के साथ उसका दिमाग बताता है। ये एक दिन दो दिन में नहीं होता है, ये तो सालों खेलने के बाद दिमाग का न्यूरल पाथवे, यानी ये है कि एक एक्शन के लिए हमारे दिमाग में जो सेल्स होती है वो सेल्स कनेक्ट होती है। कहा जाता है कि हमारे ब्रेन में 10 ट्रिलियन सेल्स है, और फॉर एवरी एक्शन देर आर सर्टेन सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल, और वो सेल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं। एक आदमी अगर मान लें हंसी मजाक करने वाला है, ह्यूमर उसके अंदर है, एक बार दो बार तीन बार, छोटी उम्र से, बचपन से, फिर दोस्तों में, फिर खेल कूद में, फिर इज्तिमात में, फिर घर में, वो हर बात में एक नुक्ता निकालता हो, लोगों को हंसाते रहता हो, तो उसके ह्यूमर के सेल्स हमेशा कनेक्ट होते रहते हैं, और जहां भी जाता है वो लोगों को हंसा देता है, खुश कर देता है। एक आदमी हर बात को गुस्सा होने वाला है तो उसके सेल्स, एंगर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सेल्स हैं वो कनेक्ट होने लगते हैं, एक बार दो बार तीन बार 10 बार 100 बार, हर बार वो कनेक्ट होने लगती है, न्यूरल पाथवे बन जाता है, और हर छोटी बात पर उन्हें गुस्सा नहीं। ऐसा ही जो लोग गलत तरीके से एराउज होते हैं, गलत तरीके से इजाकुलेट होते हैं, उनका एराउजल, उनका इजाकुलेशन, उसका एक न्यूरल पाथवे है, और वो न्यूरल पाथवे ऐसा है कि मुस्तकिल वो रास्ता बन जाता है, और उसके बाद चाहते ना चाहते हुए इंसान जो है वो इजाकुलेट करता है, और उसके बाद एक मर्ज है, बीमारी है, परेशानी है। एक ये है कि पोर्न देखने के नतीजे में एरेक्टाइल डेफिशिएंसी होता है, पोर्न इंड्यूस्ड एरेक्टाइल डेफिशिएंसी। ये एक साइंटिफिक इश्यू है जिस पर डिस्प्यूट भी है, लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे कि मैं दो तीन टेक्निकल इश्यूज बताना चाह रहा हूं, कि मान लें कि बाज बच्चे ही के 5 में रेगुलेटर रखकर फैन में सोने के आदी हो, तो 2 में अगर वो रेगुलेटर लगाएंगे तो उनको नींद नहीं आएगी, इत्मीनान नहीं होगा। जो लोग 1000 mg की गोली खाने के आदी हो गए हों तो 200 mg की गोली से उन्हें फायदा नहीं हो। अल्लाह ने जो नेचुरल सेटिस्फैक्शन का तरीका बनाया है मियाँ और बीवी के करीब आने का, और उसके लिए अल्लाह ने जो पूरा सिस्टम बनाया है, अराउजल का, सेटिस्फैक्शन का, इजाकुलेशन का, फ्रिक्शन का, लुब्रिकेशन का, ये सारा एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके अलावा जितनी चीजें वो सब अननेचुरल, खा वो अराउजल हो, खा वो फ्रिक्शन हो, खा वो इजाकुलेशन। अब उसके बाद जब आदमी 1000 mg का की गोली का इस्तेमाल करने का आदी हो, वो 200 mg की गोली में अगर फेल हो जाए, जो आदमी 5 पे रेगुलेटर पर रखकर सोने का आदी हो, वो 2 के रेगुलेटर पर काम नहीं कर सकता। इसी तरह ये जितने परवरिशन के तरीके हैं, ये सब इंसान को वहां जाकर फेल कर देते, नाकाम हो जाती है जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी डिजास्टर्स हो जाती है, उसके नतीजे में शदीद डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, गिल्ट का एहसास होने लगता है, सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा हो जाती हैं। और एक और नुक्ता समझ लीजिए कि ये जो परवर्शन है, उसके नतीजे में एराउसल के लिए, ये देखने के नतीजे में डोपामाइन आता है, और जो हाई लेवल के डोपामाइन इस्तेमाल करने लगे, इंसान को याद रहे कि डोपामाइन एक केमिकल है जो इंसान को एक्टिव रखता है, सरगर्म रखता है, मुतहर्रिक रखता है, खुश रखता है। दुनिया में हम जो काम करते हैं उसके पीछे हमारे पास डोपामाइन है, और वो नेचुरल है। अगर हमने इस नेचुरल तरीके के बजाय गलत तरीके से डोपामाइन का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो आम लेवल पर डोपामाइन का इस्तिखराज, डोपामाइन का पैदा होना बंद हो जाएगा। डोपामाइन पैदा होने के लिए फिर आदमी को गैजेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो कॉलेज में डोपामाइन नहीं आएगा, काम नहीं करेगा, रिसर्च का काम नहीं कर सकेगा, पढ़ नहीं सकेगा, जॉब नहीं कर सकेगा, डोपामाइन नहीं है। डोपामाइन जो हैप्पी केमिकल, जो इंसान को सरगम रखता है, खुश रखता है, मुतहर्रिक रखता है, वो डोपामाइन इंसान के अंदर उसकी कमी हो गई। इसलिए कि डोपामाइन आने के लिए कुछ पर्टिकुलर काम उसे करने पड़ते हैं, जो परवर्शन के काम। ये सब साइंटिफिक बातें हैं जो मैं आपके सामने अब कर रहा हूं साइकोलॉजिकल चैलेंजेस में। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, मैं चीजों को खोल नहीं रहा हूं,
पर्दे के साथ मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं उसके नफ्सियाती जो अवामिल हैं वो सामने रख रहा हूं। ब्रेन जो रिएक्ट करता है अराउजल के लिए, वो जब गैर फितरी चीजों से अराउजल होता है तो लाइफ पार्टनर के साथ उसका अराउजल नहीं होता, जिसके नतीजे में स्टिमुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जब डिफिकल्ट होता है तो एंग्जाइटी बढ़ जाती है, अपने आप पर गुस्सा होने लगता है और जिंदगी अजीरन हो जाती है। ये वो चीजें हैं, और मजीद तफसील में गए बगैर मैंने आपके सामने कुछ बातें बताई हैं जो टेक्निकल। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, आज के जमाने में जब गुमराही फैल गई है, हमारा जो जमाना था उस जमाने में ये सारी परेशानियां नहीं थी, ये मसाइल नहीं थे। जो जिनसी तस्कीन के लिए ज्यादा से ज्यादा गलत तरीके इस्तेमाल करते थे वो किसी अड्डों पर जाते थे, इसके अलावा कोई और जरिया नहीं था। लेकिन आज दुनिया ने बहुत से तरीके इजाद कर दी। इसका एक ही सलूशन है, समझ लीजिए अच्छी तरह से, वो है कम उम्री की शादी। इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। जिनसी ख्वाहिश अल्लाह ने पैदा की है, क्वाइट नेचुरल है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तस्कीन का सामान होना जरूरी है उम्र आने के बाद, और नेचुरल तरीका जो सेटिस्फाई करता है, इंसान को खुश रखता है, इंसान प्रोडक्टिव होता है, दुनिया में काम के लायक होता है, खुश रहता है, पैसे कमाता है, नाम कमाता है। वो सब इस वजह से दुनिया में जो लोग भी बामे उरूज पर पहुंचे, उनके पीछे एक औरत का हाथ होता है। क्यों कहा जाता है? हैप्पी लाइफ जो है, वो हैप्पी मैरिड लाइफ असल में बेडरूम के हैप्पीनेस पर मुश्तमिल है। जिनके बेडरूम के अफेयर्स हैप्पी नहीं होते, उनके बाहर की जिंदगी में हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है। हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं होने के कुछ और वजूहत हो सकती हैं। आप तलबा और नौजवान ये गलत ना समझ रहे कि किसी के घर के अंदर कोई इख्तलाफ पाया जाता है, कोई लड़ाई पाई जाती है, तो आप एक कंक्लूजन पे ना पहुंचे कि वो बेडरूम का इश्यू होगा। नहीं, और भी इश्यू हो सकते हैं, लेकिन एक इश्यू ये है कि आप अगर किसी कपल को हैप्पी देखते हैं तो समझ लीजिए कि हैप्पी होने की वजह हैप्पी बेडरूम अफेयर्स। और ये जो कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ वुमन, ये इसीलिए है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी सिखाती है, वो आइडिया देती है, वो उसे साइंस बताती है, वो उसे कमाने के तरीके बताती है, वो कुछ नहीं करती। इंसान को सुकून फराहम करती है। और ये जब सुकून मिलता है तो फिर इंसान आसमान को छूने लगता है, आसमान से तारे तोड़ कर लाने के अजाइम पैदा कर लेता है, तूफान का मुकाबला करने की हिम्मत उसके अंदर पैदा होती है, स्विमिंग अगेंस्ट द करंट, इसका जज्बा उसके अंदर पैदा हो जाता है। एक फितरी तरीका है। अब इसमें हमारे फुकाहा ने दो चीजों की गुंजाइश पैदा की है। वो ये कि कम उम्र में शादी हो जाए, लेकिन अगर बच्चे फिलफौर ना हो तो उसके लिए कोई तदबीर कर सकते हैं, जब तक कि नौकरी ना लग जाए, जब तक कि अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए। हमारे फुकाहा ने यह भी बताया है कि लड़का और लड़की शादी करके अपनी जिनसी ख्वाहिश की जायज तकमील करें, लेकिन तालीम के अखराजात हनूज लड़के के वालिदैन लड़के के अखराजात, लड़की के वालिदैन लड़की के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करते रहे, जैसे कि शादी से पहले करते हैं। लेकिन शादी हो जाने के नतीजे में जिनसी तौर पर इंसान को आसूदगी मिलती है, सुकून मिलता है, साइकोलॉजिकल वेलबींग मिलती है, जिसके नतीजे में दुनिया में बहुत बड़ा काम वो अंजाम दे सकता है। यही तो दिक्कतें होती हैं। माँ बाप कहते हैं कि पैरों पे खड़े हो जाओ, पैसे कमा के लाओ, ये सब जरूरी नहीं है। बच्चे अगर हेल्थी हो जाएं, सेक्सुअली मेंटल वेलबींग मिल जाए, सेक्सुअली सेटिस्फाइड हो जाएं, जिनसी तौर पर खुश रहें, तो वो बहुत बड़ा इनाम है माँ बाप के लिए ऐसे बच्चे। ये दूसरा वे आउट है। पहला वे आउट मैंने बताया एंजाइटी का, दूसरा वे आउट मैंने आपके सामने बता दिया, वो है सेक्सुअल परवर्शन का। और तीसरा और आखिर यह है कि पर्पसलेसनेस, ये भी एक साइकोलॉजिकल इश्यू है। 2-3 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूं। पर्पसलेसनेस, जिंदगी में क्या करें? एक तो पर्पस है, भाई मैं पढ़ूंगा, डिग्री हासिल करूंगा, जॉब करूंगा, बिजनेस करूंगा, फॉरेन जाऊंगा। एक पर्पस ये है।
एक पर्पस उससे आगे होता है, वो ये कि इस दुनिया को बेहतर बनाऊंगा, मुल्क को बेहतर बनाऊंगा, समाज को बेहतर बनाऊंगा, समाज में अच्छे अखदार की परवरिश करूंगा, समाज से बुराइयों की बीख कनी करूंगा, गरीबों की हिमायत करूंगा, बेकसों की मदद करूंगा, मजबूरों को सहारा दूंगा, समाज में मैं एक खैर खा की हैसियत से काम करूंगा। ये भी एक पर्पज है। दो लेवल के पर्पज ही। एक पर्पज है जिसमें सेल्फ सेंटर्ड इंसान सोचता है कि मैं ये करूं और ये बन जाऊं, और एक इंसान वो होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है, जो समझता है कि दुनिया में आने का मकसद ये है कि सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं जीना है, बल्कि लिविंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी जीना है। उसके पास बहुत बड़ा पर्पज होता है। वो एक नई दुनिया की तामीर का ख्वाब रखता है, एक जहान नौ तामीर करना चाहता है। कारे जहां बानी, दुनिया को बनाने और संवारने का एक ख्वाब उसके पास होता है, एक गोल उसके पास होता है। एक ऐसी दुनिया जहां पुलिस जुल्म न करे, जहां सियासतदान चोर ना हो, जहां ब्यूरोक्रेट्स लोगों की मदद के लिए काम करें, जहां गरीबों से अननेसेसरी टैक्स न लिया जाए, जहां मालदारों को छूट न दी जाए, जहां लोगों को जेलों में भरा ना जाए। एक ऐसी दुनिया का ख्वाब, पर्पसफुलनेस। जिस नौजवान के दिमाग में ये दुनिया हो, जिसमें टैक्स नहीं होगा, जिसमें जेल नहीं होगा, जिसमें करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स नहीं होंगे, जिसमें जुल्म करने वाले पुलिस नहीं होगी, जिसमें अदालत में इंसाफ नहीं बिकेगा, ये दुनिया बनाने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। ये नबूवत वाला काम, ये कार नबूवत है, ये नबियों वाला काम है। पर्पसफुलनेस उसका वे आउट ये है कि पर्पसलेसनेस का वे आउट पर्पसफुलनेस। जिंदगी का एक मकसद पैदा करें, जिंदगी में ख्वाब पैदा करें। उसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एसआईओ काम कर रही है समाज में। नौजवानों को वो ख्वाब बेचती है, नौजवानों को जिंदगी का पर्पस देती है, उन्हें ऊंचा उठाना चाहती है। इस पर वक्त चूंकि नहीं है, इसलिए मैं कुछ और बातें कहना चाहता था, लेकिन वक्त नहीं है। तो पर्पसलेसनेस, बेमकसदियत, जिसके नतीजे में न उठने का टाइम है, न सोने का टाइम। गैजेट भी देखते हैं तो पर्पस के साथ होना चाहिए। अब यह है कि तलबा नौजवान बस गैजेट हाथ में है तो हॉपिंग करते रहते, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। पर्पसलेसनेस। तो पर्पसफुलनेस पैदा करें, और ये एसआईओ अल्हम्दुलिल्लाह ये रोल प्ले करती है कि जिंदगी का कोई मकसद देती है। ये 3 साइकोलॉजिकल इश्यूज जिस पर आज मैंने गुफ्तगू की, और उसके 3 वे आउट मैंने बताए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नई नस्ल को इन शदीद तरीन मुसीबतों से महफूज रखे। अब तक अगर गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला उनके कदमों को रोक दे, उन्हें साबित कदमी अता करे, उन्हें अज़्म और हौसला अता करे, उन्हें जज्बात की राह में बहने से बचाए और जज्बात को अपने कंट्रोल में रखने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हर बुरा काम जिसे शरीयत ने मना किया है, वो जहां गुनाह है वहीं इंसानी फर्द के लिए और इंसानी समाज के लिए नुकसानदायक है। अल्लाह ताला इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे बच्चों की जिंदगी बाग़ बहार बन जाए, वालिदैन की आंखों की ठंडक बन जाए, ये दुनिया में एक बहुत बड़ा काम करने वाले बन जाएं। आने वाले जमाने के हमारे ये बच्चे लीडर्स बने, दुनिया की रहनुमाई का सामान करें। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।